हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अमरदीप, आपके केमिस्ट्री ट्यूटर, और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरा आपसे यही कहना है कि जब तक पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं टूट जाता, आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और जैसे ही पूरी तरह से लॉकडाउन टूटता है तो उसके बाद फिर हम लोग क्लासरूम में मिलेंगे और ढेर सारी फिर बातें होगी। तो खैर, इन सारी बातों को छोड़ते हैं और सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड अध्याय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला वीडियो लेक्चर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस को बताना चाहता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझाता हूँ कि जैसे आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो मेडिकल का एग्जाम हो, चाहे किसी भी इंजीनियरिंग बेस्ड एग्जाम हो, उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर साल इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ आपके बोर्ड के पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में भी हर साल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से फ्रिक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं। दिक्कत यह है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल सवाल आता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को छोड़ दो, ये क्वेश्चन कभी बनता है कभी नहीं बनता है ना। कुछ सवाल ऐसे जरूर होंगे जो फॉर्मूला पुटिंग होगा, वो आपका सवाल जरूर बनेगा, लेकिन ज्यादातर जो सवाल है वो कॉन्सेप्चुअल होता है। और आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को आना चाहिए आपको। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट काफी हार्ड नहीं है, आसान है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको 11th का 2 चैप्टर आपको आना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को काफी ज्यादा कोरिलेट करता है। वो 2 चैप्टर आपका है, पहला आपका रेडॉक्स, थोड़ा बहुत तो बिल्कुल आना चाहिए रेडॉक्स आपको, और दूसरा आपका है थर्मोडायनेमिक्स, आपको थर्मोडायनेमिक्स भी आना चाहिए। तो ये 2 चैप्टर अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप अच्छे से जानते हो तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के किसी भी स्तर का जो सवाल है वो आपके बनेंगे और आप उसके क्वेश्चन में एंजॉय भी करोगे, बिल्कुल बनेगा आपसे। खैर, तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिख करके एक बड़ा सा हेडिंग लगाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहां मैं लिखता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहला चीज ये कि जो हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ओवरव्यू क्या है, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ओवरव्यू क्या है, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इस चीज को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टर्म को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर चैप्टर के नाम अगर आपको क्लियर हो जाता है तो ऑब्वियस है उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, किन किन चीजों के बारे में हमको स्टडी करना है, ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो अकेला वर्ड है, ये कहीं ना कहीं इस वर्ड को अगर ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए, तो ये वर्ड 2 वर्ड में टूटता है। किस किस वर्ड में टूटेगा? इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। मतलब इसको अगर ब्रेक करें तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, देखने से ही लगता है क्या क्या होगा, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री से मिलकर बना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रो क्या है। तो इलेक्ट्रो जो है आपका है, ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है, विद्युत संबंधी चीजों से रिलेटेड होता है। तो आप इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं हम। और जो केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री मतलब रसायन, मतलब केमिकल सब्सटेंस से रिलेटेड हो सकता है, और केमिकल सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो हम लोग केमिस्ट्री को किससे रिलेट कर सकते हैं? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रिक करंट एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और किसी भी रिएक्शन के होने से, मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स जरूर पढ़ाया होगा, तो थर्मोडायनेमिक्स में एक बात मैंने जरूर पढ़ाया होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के परफॉर्म होने से एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो केमिकल रिएक्शन के परफॉर्म होने से जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल एनर्जी।
मतलब केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो देखो ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो वर्ड है उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी से रिलेटेड संबंधित चीजों को हम लोगों को पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो पढ़ना क्या है, तो मैंने आपको रफली समझाया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी से रिलेटेड चीजों को पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि हाउ टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या हाउ टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल को कैसे केमिकल में कन्वर्ट करते हैं। मतलब हमको तो लगता है चैप्टर का ओवरव्यू क्लियर हो गया। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है एनर्जी का कंजर्वेशन, सॉरी एनर्जी ट्रांसफर बोल सकते हो आप, एनर्जी का ट्रांसफर बोल सकते हैं कि केमिकल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इन चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो ओवरव्यू हमारा हो गया कि इन दिस चैप्टर इसमें we will study about conversion of electrical energy into chemical energy and vice versa, मतलब उसी तरह से केमिकल से इलेक्ट्रिकल। और इस एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो हम लोग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, डिवाइस, सेल, उस सेल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह का होता है, ऑब्वियसली दो ही तरह का हो सकता है, क्योंकि कोई एक सेल ऐसा होगा जो कि केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलेगा, और एक सेल ऐसा होगा जो कि इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदलेगा, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में। ऑब्वियसली दो तरह का सेल होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह का, एक को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल और एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक किसको बोलते हैं, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले उसको गैल्वेनिक बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदले उसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलेंगे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एनर्जी कन्वर्जन के अलावा हम लोग कंडक्टेंस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। कंडक्टेंस प्रॉपर्टीज, किसके कंडक्टेंस प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोलाइट्स के। आप ऐसे समझो जैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो केमिकल मतलब केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। और केमिकल सब्सटेंस ऐसा कौन सा हो सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो, ऑब्वियस है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का एक अपना फीचर्स होगा, इलेक्ट्रोलाइट कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट अगर कर रहा है तो ऑब्वियस उसका एक प्रॉपर्टीज होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। इसके बारे में अभी ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन आप इतना समझ लो कि हम लोग इन चीजों के अलावा इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्टेंस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं जितनी बातें बोला उसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या होगा लिखेंगे हम लोग, इन दिस चैप्टर we will study conversion of chemical energy into electrical energy and vice versa मेंशन कर देते हैं। उसी प्रकार and vice versa, ठीक है। और इस तरह की चीजों को कन्वर्ट करने के लिए जो हम लोग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, जो सेल इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो लिख सकते हैं हम लोग, एंड फॉर दिस पर्पस ए सेल या डिवाइस इज यूज्ड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, विच इज नोन एज इलेक्ट्रो केमिकल सेल। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये कितनी तरह का होता है, एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह का होता है। पहला एक को हम लोग बोलेंगे गैल्वेनिक सेल, ये इसी को हम बोलते हैं वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, और दूसरा है
इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इसके अलावा भी पढ़ना है कि आपने को कंडक्टेंस प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो एंड वी विल ऑल्सो study about conductance properties of electrolytes। इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्टेंस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो चैप्टर का ओवरव्यू हुआ। तो ओवरव्यू में देख करके एक बात तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेजर अपने को दो टॉपिक पढ़ना है, एक आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा आपका क्या हो गया कंडक्टेंस। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर देखा जाए तो मेनली इसमें दो मेजर टॉपिक पढ़ना है। कौन कौन सा? एक टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रो केमिकल सेल और दूसरा मेजर टॉपिक पढ़ना है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बारे में। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल और एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग को तीन मेजर टॉपिक पढ़ना है। दो तो ऐसे था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा कंडक्टेंस। मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तीन मेजर टॉपिक पढ़ना है। कौन कौन सा? गैल्वेनिक सेल पढ़ना है डिटेल अपने को, दूसरा आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में और तीसरा आपको पढ़ना है कंडक्टेंस के बारे में। गैल्वेनिक सेल के बारे में एक लाइन लिख देता हूं यहां पे। गैल्वेनिक सेल मैंने किसको कहा? गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता, मतलब इट कन्वर्ट्स, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैसा सेल जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैल्वेनिक सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसको बोलेंगे? वैसा सेल जो कन्वर्ट किस में करे? कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल, उल्टा ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वो कैसे बदलता है? तो अभी से मेजर टॉपिक है, काफी लंबा जाएगा, तो हम तो अभी थोड़ा सा मेंशन किए गैल्वेनिक सेल। मेजर टॉपिक पढ़ना है गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और कंडक्टेंस। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बेसिक अंतर क्या है? गैल्वेनिक सेल केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदलता है। तो ये तो रहा ओवरव्यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यही सीखे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग तीन मेजर टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल, सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस। और इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़े छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है कैथोड एंड एनोड। मतलब सवाल ये कि कैथोड और एनोड क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहली बात ये कि कैथोड और एनोड कोई नया टर्म नहीं है, ये आपने अपने बेसिक क्लासेस में कैथोड और एनोड के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि कैथोड और एनोड क्या है। तो जो बच्चे मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे तो उन बच्चों की तरफ से आंसर आने की दो ही पॉसिबिलिटी है, दो ही तरह के आंसर आने की प्रोबेबिलिटी है। पहला ये कि कुछ बच्चों को इसका आंसर बिल्कुल पता होगा और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये आंसर लंबे समय के बाद वो भूल गए होंगे, जिनको ये वो पढ़े होंगे लेकिन उनको नहीं आता होगा। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि जिन बच्चों को कैथोड और एनोड का डेफिनेशन पता है
उनमें तकरीबन 99% ऐसे बच्चे हैं जिनको ये डेफिनेशन गलत पता है, मतलब 100% वो गलत डेफिनेशन है। तो वो डेफिनेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि कैथोड और एनोड क्या है, तो ये आप लोग ऐसे डिफाइन करते हो कि सर एनोड हम लोग उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं। इलेक्ट्रोड एक रॉड होता है या प्लेट होता है, उस इलेक्ट्रोड या उस रॉड या उस प्लेट को बोलेंगे, ठीक है, जिसका नेचर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं कैथोड। यही आपने पढ़ा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डेफिनेशन है वो सरासर गलत है, 100% गलत है ये डेफिनेशन। सही डेफिनेशन क्या है मैं उसको थोड़ा देर बाद बताऊंगा, पहले आप ये जान लो। हालांकि जो आप 9th क्लास में कैथोड और एनोड के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा कि कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, ये आपने पढ़ा है। तो आप एक बार जान लो ये कि ऐसे बहुत सारे सेल है जिसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है, एनोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है। और ऐसे भी बहुत सारे सेल है जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड का काम करता है, नेगेटिव एनोड का काम करता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है। तो कहीं ना कहीं जो आपने डेफिनेशन बना के इसको पढ़ा है वो आपका सरासर गलत है। इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? इसका एक्चुअल डेफिनेशन जो होता है एनोड कैथोड का, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। तो क्या होता है एनोड, ये जानते हैं। एनोड का एक्चुअल डेफिनेशन होता है कि वैसा इलेक्ट्रोड या वैसा रॉड या प्लेट जिस पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता हो, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होता हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे एनोड। और वैसा इलेक्ट्रोड या रॉड या प्लेट जिस पर रिडक्शन का प्रोसेस परफॉर्म करता हो, तो वैसे इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं कैथोड। ये एक्चुअल डेफिनेशन है। और आपने पढ़ा नेगेटिव एंड कैथोड कहलाएगा, पॉजिटिव एनोड कहलाएगा। तो मैंने तो आपको पहले ही बोला ऐसे बहुत सारे सेल है जिसमें पॉजिटिव एनोड है, नेगेटिव कैथोड है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे सेल है जिसमें नेगेटिव एनोड का काम करता है, पॉजिटिव कैथोड का काम करता है। तो ऐसे ही गलत हो गया। सर जो आपने अभी आप जो बोल रहे हैं, क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है कि बस आप यूं ही बोल देते, आप मेरे डेफिनेशन को गलत करके दिखाइए तभी हम मानेंगे कि हाँ वाकई में जो हम लोग 9th क्लास में डेफिनेशन हमने पढ़ा था उसमें वाकई में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग सुधार कर लेंगे। तो बिल्कुल मेरे पास इसका प्रमाण भी है, मैं आपको प्रूव करके भी दिखा सकता हूं कि जो आपने 9th में जो डेफिनेशन पढ़ा था, जो अभी तक आपने इस डेफिनेशन को कैरी करके रखा था, वो कहीं ना कहीं उस डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहले तो मैं एनोड और कैथोड का एक्चुअल डेफिनेशन पहले लिखता हूं। मैं एनोड क्या है पहले देखेंगे हम लोग। एनोड बोलेंगे सच इलेक्ट्रोड at which oxidation process takes place is called anode. वैसा इलेक्ट्रोड, रॉड या प्लेट at which oxidation process takes place is called anode. और कैथोड किसको बोलेंगे? कैथोड वैसा इलेक्ट्रोड या रॉड या प्लेट at which reduction process takes place is called कैथोड। काफी गर्मी है यार, बहुत गर्मी है यार। कैथोड, ठीक है। अब समझते हैं जरा, देखो हमको ये साबित करना है कि बहुत सारे ऐसे सेल है जिसमें एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और ऐसे बहुत सारे सेल है जिसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड
एनोड का काम करता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है। तो जरा देखते हैं पहले, जैसे अगर हम एक सेल लेते हैं जो कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, एक हम लोग कंटेनर लिए और इस कंटेनर में मान लो कि हम लोग सोडियम क्लोराइड का मॉल्टेन फॉर्म लिए, मॉल्टेन NaCl, पिघलाया हुआ NaCl लेते हैं। तो मान लो पिघलाया हुआ इसमें NaCl लिए, तो अगर NaCl को अगर पिघला देते हैं तो इसमें ये सॉल्यूशन होगा, लिक्विड होगा, मतलब सॉरी सॉल्यूशन नहीं लिक्विड। तो मान लो कि ये लिक्विड है तुम्हारा NaCl का, ठीक है, NaCl का ऑब्वियसली NaCl का लिक्विड है तो ऑब्वियसली इसमें Na प्लस और Cl माइनस ऐसा कुछ फ्री होगा, आयंस फ्री होंगे। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग दो रॉड को डालते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा, दो रॉड को हम लोग डालते हैं, ठीक है, और इन दोनों रॉड को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये बैटरी का नेगेटिव। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो इस पर कौन सा चार्ज अपीयर होगा, प्लस, और इस पर माइनस, ठीक है। तो होगा क्या कि जो आपका Na प्लस है, प्लस वाला, वो कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा, माइनस वाले पे, ऑब्वियस अपोजिट, और जो Cl माइनस है, नेगेटिव है, वो कहां जाएगा, प्लस पे। कैसे जाएगा जरा देखते हैं। यहां पे होगा क्या कि आपका जो Na प्लस है, ऐसे कि इसको हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ऐड नेगेटिव इलेक्ट्रोड पहले देखते हैं, ऐड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे अगर हम लोग देखें, हो क्या रहा है कि Na प्लस इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जा रहा है। तो कैसे जाएगा, जो Na प्लस है और इस वाले प्लेट पे क्या है, माइनस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये Na प्लस क्या करेगा, उस फ्री इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा, Na सॉलिड। और होगा क्या कि जो Na प्लस इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे जो जा रहा है, वो Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम सॉलिड के रूप में इस वाले प्लेट पे डिपॉजिट हो जाएगा, इस वाले प्लेट पे। ऐसा ही हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में, बेसिक क्लासेस में, डिपॉजिट हो जाएगा सोडियम सॉलिड, ठीक है। और कैथोड पे कौन सा, सॉरी कैथोड बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन जा रहा है, ऐड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव कौन है, Cl माइनस। Cl माइनस क्या होगा कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जो Cl माइनस है वो क्या करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, लॉस करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो Cl माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को जैसे रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा, Cl, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो माइनस है पहले से, एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्या आएगा, प्लस, प्लस माइनस न्यूट्रल, Cl। तो Cl ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल जब जाएंगे Cl माइनस, एक इलेक्ट्रॉन फिर रिलीज करेगा तो 2 Cl, तो Cl2, इसको बैलेंस करने के लिए हाफ हम लोग लगा देते हैं, तो हाफ Cl2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, यही होगा। आप एक चीज देखो कि सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम सॉलिड पे जा रहा है, किस इलेक्ट्रोड पे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। तो ये सोडियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस। तो ऑब्वियस है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। प्रोसेस कैसा है, रिडक्शन है। और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन प्रोसेस होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। ये देखो नेगेटिव आपका क्या हो गया, कैथोड हो गया, ठीक है। नेगेटिव आपका क्या हो गया, कैथोड का काम करेगा। और Cl माइनस क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके Cl2 में जा रहा है। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या आपने ये भी पढ़ा होगा कि इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आप देख सकते हो Cl माइनस मतलब -1 किसका ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl2, यहां पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो -1 से 0 का मतलब हुआ कि इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो इंक्रीज कर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस कैसा हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये प्रोसेस आपका ऑक्सीडेशन हुआ, और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा उस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड। तो आप यही कारण 9th क्लास में आपने इसी सेल के बारे में पढ़ा होगा, और इसी सेल के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव है उसको सर ने आपको कहा होगा वो एनोड का काम करता है। देखो एनोड है भी, लेकिन एनोड का काम करता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का होना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। अच्छा, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम सॉलिड बना रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे,
तो हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोलते थे कैथोड। तो ऐसा नहीं, ये रिडक्शन हुआ और रिडक्शन जिस इलेक्ट्रोड पे होता है उसको लोग बोलते हैं कैथोड। तो ये कैथोड हो गया हमारा। और ये जो आपने सेल पढ़ा है ये आपका सेल कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपको याद होगा इलेक्ट्रोलिसिस आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये इसी को लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराने के लिए 9th क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराने के लिए जो हम लोग सेल का इस्तेमाल करते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, या इसको इलेक्ट्रोलिसिस सेल भी कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप होता है। थोड़ा देर पहले मैंने अभी आपको समझाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक होता है गैल्वेनिक सेल। हालांकि मैंने ये भी बोला कि वो मेजर टॉपिक है, काफी लंबा समय लगेगा, अभी बस मैं थोड़ा सा बोल सकते हैं कि एक झलक मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, ताकि हम एनोड और कैथोड को बारीकी से सीख जाए, और जो हमारे अंदर जो भ्रम था कि कैथोड हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं एनोड ये, वो आपका भ्रम आपका पूरी तरह से टूट जाए। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हुआ आपका। खैर इसके बाद देखते हैं कैथोड एनोड ये हो गया। तो कुछ बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं सर अभी भी हम सही है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड तो है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपका कैथोड तो ये भी है, तो सर आप गलत कहां साबित कर पाए? तो ठीक है एक दूसरा सेल हम लाते हैं। अभी जो दूसरा सेल लाएंगे, ठीक है, उस सेल का जो कंस्ट्रक्शन है या जो उसकी वर्किंग है मैं उसको अभी नहीं समझाने जा रहा, ठीक है। थोड़ा सा मैं सेल को दिखा करके एनोड कैथोड को बस इंट्रोड्यूस करना उसमें। जैसे एक सेल क्या होता है कि एक में हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग कंटेनर लेते हैं जिसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, ZnSO4 एक्वस, ठीक है, ZnSO4 एक्वस, और एक दूसरा कंटेनर लेते हैं जिसमें हम लोग कॉपर सल्फेट एक्वस, CaSO4 एक्वस लेते हैं। करते क्या है कि जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें हम लोग जिंक रॉड को डालते हैं, जिंक रॉड, और जो आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें हम लोग कॉपर का रॉड डालते हैं। कॉपर का रॉड डाल दिया। उसके बाद अब देखो क्या है कि इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में यहां पे आपका क्या है, इसमें सॉल्यूशन में क्या है, Zn डबल प्लस है और SO4 डबल माइनस है, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर डबल प्लस है और SO4 पे डबल माइनस है, सल्फेट आया है। तो जब हम लोग जिंक रॉड को जब जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में रखते हैं तो रॉड और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है, पोटेंशियल बैरियर इन दोनों के बीच में, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है। और इस पोटेंशियल बैरियर के कारण जो क्रिएट होता है पोटेंशियल बैरियर, इस पोटेंशियल बैरियर के क्रिएट होने से होता क्या है कि जिंक रॉड में जो जिंक एटम Zn, जो जिंक एटम है वो क्या करता है कि जिंक दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जिंक डबल प्लस में ये छलांग लगाता है। ऐसा क्यों, ये सब अगली क्लास में मैं समझाऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो होगा क्या, इसके कारण इस प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली क्या होगा कि जो Zn दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, जैसे जैसे मान लो एक Zn क्या होगा कि Zn डबल प्लस और एक दो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा दो इलेक्ट्रॉन, फिर एक और Zn जब डबल प्लस में आएगा सॉल्यूशन में तो फिर यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहाँ क्रिएट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे कि इसको एक हम लोग कंडक्टिंग वायर से इसको जोड़ देते हैं, और इसको जोड़ते हुए एक एमीटर या गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को मेजर कर सके, और इसको क्या करते हैं, फाइनली इसको हम लोग कॉपर के रॉड से जोड़ देते हैं, ठीक है, बढ़िया। तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्टिंग वायर के माध्यम से क्या होगा, ये फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन पास करेगा, जाते रहेगा, एक बार होगा क्या कि यहाँ पे आएगा, इस वाले रॉड पे आ जाएगा, और सॉल्यूशन में पहले से क्या है, कॉपर है, ये सब मैं समझाऊंगा बाद में, कॉपर डबल प्लस। तो होगा क्या कि जो कॉपर डबल प्लस है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहां से पास करते हुए यहां पे आ रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। क्यों होगा सब मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। पहले देखते जरा, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव, और यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यहां पे कॉपर डबल प्लस आयन एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो हालांकि इस पर तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, प्लस माइनस तो आएगा नहीं, तो यहाँ माइनस आ रहा है तो उसके रिस्पेक्ट इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, प्लस मान सकते हैं। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। तो देखो जरा एट, और इस दोनों को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं,
ये सब अभी आपको नहीं आएगा समझ में, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे अगर हम लोग देखें, ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा था कि जो जिंक एटम है वो दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके Zn डबल प्लस आयन बन करके सॉल्यूशन में छलांग लगा रहा है। तो Zn जो सॉलिड है ये Zn डबल प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और एट जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये वाला, ये पॉजिटिव है, हालांकि इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा, क्योंकि ये आप ऐसा समझो ना, जब Zn एटम है इसमें जिंक का रॉड न्यूट्रल है, तो जिंक का जो एटम है जिंक वो दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके Zn डबल प्लस आयन बन करके सॉल्यूशन में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर डेंसिटी बढ़ेगा, जब इसको कंडक्टिव वायर से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस कंडक्टिव वायर के माध्यम से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और एक समय होगा कि यहां पे आएगा, और इस सॉल्यूशन में क्या कॉपर डबल प्लस आयन, तो इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहा है उस इलेक्ट्रॉन को कॉपर डबल प्लस आयन गेन करके कॉपर सॉलिड ग्रुप में यहां डिपॉजिट होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां फ्री आ रहा है उसी इलेक्ट्रॉन को तो कॉपर डबल प्लस आयन गेन कर रहा है, तो इस वाले रॉड पर तो कोई चार्ज डेवलप होगा नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ये नेगेटिव है तो उसके रिस्पेक्ट में इसको हम क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। तो एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे अगर हम लोग देखें तो कॉपर जो डबल प्लस आयन एक्वस में वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, किसके द्वारा, सॉरी किसके छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन को, जिंक के छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन को, और गेन करके क्या कर रहा है ये कॉपर सॉलिड बना रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा न्यूट्रल कॉपर सॉलिड, और कॉपर सॉलिड यहां पे क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो जा रहा है इस पे, ठीक है, डिपॉजिट हो रहा है। अब जरा देखते हैं यहां पे, और इस सेल को हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, ये आपका गैल्वेनिक सेल। हालांकि ये काफी बड़ा टॉपिक है, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, बस कैथोड और एनोड को डिफाइन करने के लिए मैं दिखा रहा हूं। तो ये आपका क्या है, गैल्वेनिक सेल। तो होता क्या है, अब देखते हैं जरा, गैल्वेनिक सेल में नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ कि जिंक सॉलिड दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके Zn डबल प्लस में जा रहा है, अर्थात लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पे कॉपर दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में जा रहा है, या आप रिडक्शन हो सकते हैं, या आप ये भी देखो कि कॉपर 2 प्लस यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 2 है, और कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट इसको रिडक्शन। तो इस तरह से भी रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका क्या है, रिडक्शन, ठीक है। अब देखो क्या है कि ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, और हम लोग पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन जिस पर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। तो ये देखो आपका एनोड हो गया, और जिस पर रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। तो ये आपका कैथोड हो गया। तो अब अच्छे से देखो यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपका कैथोड नहीं हुआ, आपका एनोड हो गया, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपका एनोड नहीं है, बल्कि ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो इसलिए जो आपने डेफिनेशन पढ़ा वो बिल्कुल वो गलत है। आप देख सकते हो यहाँ से कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी एनोड बन सकता है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपका कैथोड का काम कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या सीखे, एनोड क्या है और कैथोड क्या है, ये सीखे। अच्छा, इसके बाद ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और ये आपका क्या है, गैल्वेनिक सेल, और दोनों क्या है एक दूसरे, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये दोनों टाइप है, जो कि मैंने अभी थोड़ा पहले मेंशन भी किया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह का होता है, गैल्वेनिक सेल, दूसरा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल ये दोनों एक मेजर टॉपिक है। तो मेजर टॉपिक कहने का मतलब किसी अगर एक को मैं स्टार्ट करूंगा तो उसको खत्म होने में कम से कम तो 10-12 क्लास लगेगा। तो उस 10-12 क्लास तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं तो ऐसा क्या अंतर होगा, डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो हम क्या करते हैं कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कुछ इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि शॉर्टली उसका ओवरव्यूज देख लेते हैं कि किसको हम लोग गैल्वेनिक सेल बोलेंगे, किसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। एक दो डिफरेंस तो पहले से क्लियर है। पहला डिफरेंस तो ये कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें देखो आप बाहर से सेल लगा रहे हो, सेल जो आप लगा रहे हो, बैटरी जो आप लगा रहे हो, वो बाहर से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोवाइड किए, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करने से हो क्या रहा है कि सोडियम क्लोराइड आपका डिकम्पोज करके सोडियम सॉलिड के रूप में यहां डिपॉजिट हो रहा है, और Cl जो माइनस है वो Cl2 गैस के रूप में यहां डिपॉजिट हो रहा है। मतलब केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है, या केमिकल बोल सकते हो रिएक्शन हो रहा है, किसके मदद से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हम ऐसा देख भी रहे हैं, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। पहला डिफरेंस ये हो गया। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन के परफॉर्म करने से देखो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर है, तो ऑब्वियस है आई का फ्लो
फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी आई, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये राइट से लेफ्ट होगा। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गैल्वेनिक सेल। बस ओवरव्यू देख रहे हैं अभी हम लोग। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि इलेक्ट्रिलिटी जो सेल होता है वो आपका क्या है, जो ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी बदलता है, और ये गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो आपका केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि जो आपका ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और जो आपका गैल्वेनिक सेल है उसमें एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और कैथोड आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, बिल्कुल अलग है ना। क्या उसमें ये डिसिमिलरिटीज है वो उसके बारे में लोग देख रहे हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर का है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जब तक आप सेल नहीं लगाओगे बाहर से तब तक ये जो सोडियम जो डिपॉजिट हो रहा है और क्लोरीन जो Cl2 के गैस के रूप में इवॉल्व हो रहा है इस वाले इलेक्ट्रोड पे, वो नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको बैटरी जोड़ कर एनर्जी खर्च करके आपको ये काम कराना पड़ रहा है। इसका मतलब कि ये कैसा प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस या फोर्स्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन जो आपका गैल्वेनिक सेल जो रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये जो ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन, एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन, तो ओवरऑल तो रेडॉक्स रिएक्शन ही होगा ना, ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये ओवरऑल जो रेडॉक्स रिएक्शन है, ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन ये स्पॉन्टेनियस नेचर का होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा बोल सकते हैं हम इसको। और ये भी आपका देखो नेट रेडॉक्स रिएक्शन होगा, ओवरऑल क्या होगा, ये भी जोड़ देंगे, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन लोग जोड़ेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा, रेडॉक्स रिएक्शन आएगा। और ये भी आपका क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये 3 पॉइंट पहला मैं चाहूंगा कि पहले आप इस चीजों को नोट करें, उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो हम लोग एक क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल का छोटा सा ओवरव्यू लिख लेते हैं बगल में। ठीक है, सबसे पहले ओवरव्यू गैल्वेनिक सेल के बारे में लिखते हैं। गैल्वेनिक सेल 3 पॉइंट जो मैंने बोला था अभी आपको। पहला, गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट्स chemical energy into electrical energy। दूसरा पॉइंट, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता था, एनोड हैज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, आपको याद होगा, एंड कैथोड हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोसेस कैसा था, स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। और फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ओवरव्यू लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिक अंतर क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट जस्ट उल्टा इसका, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा पॉइंट, इसमें एनोड कौन होता था, हैज
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, उल्टा जस्ट होता है उसका, while cathode has नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और तीसरा, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस? तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसमें स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स होता है, मतलब होता है इसमें नॉन रेडॉक्स। तो ये आपका ओवरव्यू था किसका, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। तो इसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। तो यहाँ तक पहले देखो, कुछ क्लास जो होता है वो सीखने के लिए होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 2 से 3 क्लास सिर्फ आपको टर्म को सीखना है, चीजों को सीखना है आपको। उसके बाद फिर हम लोग जब न्यूमेरिकल वाले पोर्शंस पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन पे जाएंगे, तो वहां से हम लोग जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगी सब चीज। तो आप इसको यहाँ तक नोट कर ले और फिर हम लोग देखते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।